नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की, केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की साजिश की, देखेंगे सेबी चीफ पर कांग्रेस के नए खुलासे को, नीतीश पर तेजस्वी यादव के बड़े दावे को, जानेंगे हरियाणा बीजेपी में बढ़ती बगावत को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट लिखा, बीजेपी ने अपनाया युवा और सामाजिक न्याय विरोधी रवैया। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की हालत गंभीर, आईसीयू में किए गए शिफ्ट, दिल्ली में चल रहा है इलाज। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, इम्फाल समेत 3 जिलों में लगाया गया कर्फ्यू, 15 सितंबर तक राज्य में इंटरनेट पर लगाया गया प्रतिबंध। और हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 397 अंकों की बढ़त के साथ 81,956 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 114 अंकों की बढ़त के साथ 25,050 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने अमेरिका से एक बार फिर मोदी सरकार और आरएसएस पर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद ने यहां तक दावा कर दिया है कि भारत में चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष होते तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फिलहाल अमेरिका दौरे पर हैं और इस दौरान आए उनके बयान ने सबको चौंका दिया है। राहुल ने कहा कि आप आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन मुझे मोदी जी पसंद है। मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे नफरत भी नहीं करता। कई मौकों पर मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूं। राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी मुकाबले की मैं कोई वजह नहीं देखता। तो वहीं लोकसभा चुनाव पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में भाजपा 240 के करीब थी। उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वे चाहते थे। मैं इसे स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखता। राहुल ने आगे कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी ने काफी डर फैलाया था, केंद्रीय एजेंसियों का दबाव डाला गया, लेकिन चुनाव के बाद ये सब गायब हो गया। उन्होंने दावा किया कि मैं तो अब जब भी संसद में पीएम मोदी को देखता हूं तो ये कह सकता हूं कि 56 इंच का सीना, ईश्वर से सीधा संबंध होने का दावा, सब कुछ इतिहास बनकर रह गया है। अमेरिका की जमीन पर राहुल ने एक बार फिर दोहराया कि भारत भाषाओं, परंपराओं, धर्मों का एक संघ है। जब भारतीय लोग अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वे अपने देवता के साथ विलीन हो जाते हैं। ये भारत की प्रकृति है। भाजपा और आरएसएस की गलतफहमी ये है कि वे सोचते हैं कि भारत अलग अलग चीजों का एक समूह है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इस बात से सहमत है कि भारत के संविधान की रक्षा की जानी चाहिए। हम में से अधिकांश लोग जाति जनगणना के विचार पर सहमत हैं। राहुल ने कहा कि हमें भरोसा है कि हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं, तो वहीं जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी की चुनौती बने हुए हैं। अब केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। तो क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार बर्खास्त हो जाएगी? क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? 10 अगस्त को जहां एक तरफ ये माना जा रहा था कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएंगे, लेकिन इसी बीच खबर आई कि बीजेपी दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश रच रही है और इसके लिए उसने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। खबर आ रही है कि दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य बीजेपी विधायकों ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंप दिया। इसमें दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा गया है कि आबकारी नीति घोटाले में संबंधित गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 महीने से ज्यादा समय से जेल में हैं। इसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जिससे एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है और इसी कारण दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इस सब का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने वालों में बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा सहित 8 विधायक थे। ज्ञापन में राष्ट्रपति मुर्मू से संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मौजूदा आप सरकार को बर्खास्त करने का आग्रह किया गया था। वहीं इस मामले को लेकर नेता विपक्ष का बयान भी आ गया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है और दिल्ली की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को इसने धोखा दिया है। हमने राष्ट्रपति से इस सरकार को बर्खास्त करने और दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया था। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पत्र गृह मंत्रालय को भेज दिया है, यानी बीजेपी ने आप सरकार को घेरने के लिए जाल तो बिछाया है,
देखना होगा उसका ये दांव काम कर पाता है या नहीं। दिल्ली सरकार बर्खास्त करने की साजिश हो रही है, लेकिन बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं उसका दांव उस पर उल्टा ना पड़ जाए। वैसे भी आम आदमी पार्टी की रणनीति रही है, वो बीजेपी को उसके ही दांव में घेर लेती है। तो वहीं से भी चीफ माधवी बुच भी घिरी हुई दिखाई दे रही हैं। वो जब भी सफाई देती हैं तो उल्टा फंस जाती हैं। सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच बुरी तरह से फंस गई हैं। उनके इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। कांग्रेस ने बुच को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि इस रिपोर्ट में एक कंपनी अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड का नाम सामने आया था, जो माधवी बुच और उनके पति की है। लेकिन बुच ने इस बात का खंडन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब वो सेबी में चली गई थी तब से ये कंपनी निष्क्रिय है, लेकिन इस कंपनी में अभी भी 99% हिस्सेदारी माधवी जी की है। इस पर खेड़ा ने पीएम मोदी से सवाल किया कि क्या आपको पता था कि अगोरा में माधवी जी की 99% शेयर होल्डिंग है? क्या आपको जांच एजेंसियों ने नहीं बताया था कि अगोरा के आर्थिक व्यावसायिक रिश्ते उन कंपनियों से हैं जिनकी जांच सेबी कर रही है? कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि आखिर किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है और क्यों किसी को बचाया जा रहा है। खेड़ा ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और साथ ही सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की मांग की है। सेबी चीफ बुरी तरह से फंस गई हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी फंसे दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी ने नीतीश को लेकर बड़ा दावा किया है। तो क्या कहा तेजस्वी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। जब उनका हाल बुरा होता है तो गिड़गिड़ाकर हमारे पैर पकड़ते हैं कि हमको गठबंधन में वापस ले लीजिए। 2-3 बार हम लोगों ने उनका कल्याण कर दिया है, अब कोई मतलब नहीं है। ये कहना है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। तेजस्वी इस वक्त पूरे राज्य में आभार यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बिहार चुनाव में जेडीयू से गठबंधन को लेकर सवाल का जवाब दिया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने का कोई चांस नहीं है। जब उनका हाल बुरा होता है तो वो गिड़गिड़ाकर हमारे पैर पकड़ लेते हैं। तरह पर जब उन लोगों का होता है तो गिड़गिड़ा के गोड़ पकड़ता है कि हमको ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। ठीक है, 2-3 बार हम लोगों ने कल्याण कर दिया है, बचा दिया है। अब कोई मतलब है उन लोगों को लेने का, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब छोड़िए, अब उनके बारे में हम क्या बताएं। बता दें कि हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि अब वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। बीच में वो इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश के इस बयान पर अब तेजस्वी का ये बयान सामने आया है। वहीं तेजस्वी के बाद इस पर लालू यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पटना से मुंबई रवाना होते हुए जब लालू से पूछा गया कि नीतीश ने कहा है कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, तो इस पर लालू ने ठीक है कहकर सवाल को टाल दिया। लालू ने प्रतिक्रिया में नीतीश की कोई आलोचना नहीं की, जिसका मतलब ये है कि आगे अगर नीतीश दोबारा आरजेडी से हाथ मिलाते हैं तो वो कदम भी लालू के लिए ठीक ही होगा। नीतीश अब आएंगे तो भी महागठबंधन के दरवाजे नहीं खुलेंगे, भले ही वो पैर पकड़ ले। तेजस्वी नीतीश से नाराज हैं, तो वहीं बीजेपी के अंदर भी नाराजगी दिखाई दे रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने पार्टी हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बगावत से बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जहां नेता पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज हैं, तो वहीं अब कुरुक्षेत्र की पिहोवा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंवलजीत सिंह अजराना ने अपनी टिकट लौटा दी है। दरअसल टिकट मिलते ही सोशल मीडिया पर अजराना का एक पुराना वीडियो सामने आया था। वायरल वीडियो में अजराना ने पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था, लगता था कि ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा। उनकी बातों और लच्छेदार भाषण में आकर हमने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन दुख की बात है कि आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे निकम्मा कोई प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी है। इसी के साथ अजराना की पाकिस्तानी आर्मी के साथ फोटो वायरल भी हुई थी। हालांकि अजराना का कहना है कि उन्हें प्रचार के दौरान और पार्टी में विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसी सूरत में वो चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने ही पार्टी को चुनाव लड़ने से इनकार किया है। तो वहीं सोनीपत जिले की गन्नौर विधानसभा सीट से बीजेपी को झटका लगा है। दरअसल करीब 10 साल से क्षेत्र में सक्रिय बीजेपी नेता एवं युवा आयोग के चेयरमैन देवेंद्र कादियान ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पार्टी छोड़ने और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस दौरान कादियान ने बीजेपी पर टिकटों की खरीद फरोख्त का आरोप भी लगाया, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इसी के साथ बता दें कि मंगलवार को बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के लिए एक और लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 21 और आम आदमी पार्टी ने 9 और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं।
हरियाणा में बीजेपी की चिंता अपनों ने ही बढ़ा रखी है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी परेशान दिख रहे हैं और ये परेशानी बीजेपी के चलते ही दिखाई दे रही है। एनसीपी अजीत पवार को लेकर तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें गठबंधन से अलग करने की साजिश कर रही है। महाराष्ट्र एनडीए में दरार बढ़ती नजर आ रही है, गठबंधन बिखरता दिखाई दे रहा है। तो इस बीच शरद पवार के करीबी माने जाने वाले एनसीपी एसपी नेता जयंत पाटिल का बयान एनडीए की मुश्किलें और बढ़ाता नजर आ रहा है। पाटिल ने दावा किया है कि बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना सोची समझी रणनीति के तहत अजित गुट को गठबंधन से दूर रखना चाहते हैं ताकि वो जनता के बीच अपनी लोकप्रियता सुधार सके। पाटिल ने कहा कि देश भर में बीजेपी की विश्वसनीयता को अजित पवार की एनसीपी को एनडीए में शामिल करने के बाद नुकसान हुआ है। बीजेपी और शिंदे गुट के नेताओं को भी गठबंधन में अजित पवार की मौजूदगी से शिकायतें हैं और इसलिए उन्हें अलग से चुनाव लड़ने के लिए भी कहा जा सकता है और चुनावों के बाद फिर से हाथ मिलाए जा सकते हैं। पाटिल के इस बयान से एनडीए खेमे में टेंशन का माहौल है। एक तरफ पहले से ही शिंदे गुट और अजित पवार गुट के बीच लड़की माझी बहन योजना को लेकर खींचतान मची हुई है। दोनों ही दल इस योजना का क्रेडिट लेने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में अब पाटिल का ये बयान जनता के बीच एनडीए की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करता है। लोगों का भरोसा पहले ही सरकार से डगमगाया हुआ है और ऐसे दावे उनकी स्थिति को और कमजोर करते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला हो सकता है, तो दूसरी तरफ सभी की नजर अमेरिका पर भी टिकी हुई है, जहां राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार चुने जाने के बाद पहली बार कमला हैरिस की रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस हो रही है। देखिए रिपोर्ट। डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार की रात को प्रेसिडेंशियल बहस होनी है और ये डिबेट बहुत कुछ तय कर देगी। आमतौर पर ये माना जाता है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो नेता भारी पड़ता है उसके चुनाव जीतने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। बता दें कि द न्यूयॉर्क टाइम्स सिएना कॉलेज की तरफ से जारी किए गए पोल से पता चला है कि ट्रंप को राष्ट्रीय स्तर पर 48% वोट मिल रहे हैं, वहीं कमला हैरिस को 47% वोट मिलते दिख रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच इस बार काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस बहस से कमला हैरिस को फायदा हो सकता है, क्योंकि टाइम्स सिएना पोल में कम से कम 28% संभावित मतदाताओं ने कहा है कि उन्हें हैरिस और ट्रंप के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है। ऐसे में हैरिस के पास सही मौका होगा जब वो अपने आप को साबित कर सकती हैं। अगर इस बहस को कमला हैरिस जीत जाती हैं तो परिणाम उनके पक्ष में आ सकते हैं। तो वहीं हैरिस को बाइडेन की बहस से सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि एक बहस से ही ट्रंप ने बाइडेन पर हमला किया था और इस बहस में राष्ट्रपति जो बाइडेन का राजनीतिक करियर ध्वस्त हो गया था। और अब इस डिबेट में कमला हैरिस को ट्रंप की कमजोरियों का भी फायदा उठाना होगा और बाइडेन की डिबेट से मिले अनुभवों का प्रयोग करना होगा। और इस डिबेट में ट्रंप को अपने बड़बोलेपन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि पिछली डिबेट में ट्रंप ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। ट्रंप डिबेट के दौरान बड़बड़ा रहे थे और असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे थे। दूसरी तरफ इस बार कमला हैरिस ट्रंप की तुलना में युवा उम्मीदवार है, ऐसे में वो इसका फायदा उठा सकती हैं। जिस तरह से ट्रंप बाइडेन की उम्र को लेकर निशाना साध रहे थे, वही काम अब कमला हैरिस कर सकती हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। ताज़ा खबर है कि मणिपुर में हालात खराब हो गए हैं। हालांकि पहले भी अच्छे नहीं थे। वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहाँ पर लोगों का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। लोगों को बोलने की आज़ादी ख़त्म कर दी गई है, यानी कि इंटरनेट उनका बंद कर दिया गया है। अब देखना यह है कि लोगों के बाद में क्या केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।